नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट नवाचार। नवाचार यानी एक ऐसा शख्स जो मध्य प्रदेश की मालवा की धरती पर मां अहिल्या की नगरी में नवाचार कर जाए, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है। आज नवाचार के पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट बने अक्षय विजय कुमार मित्तल। अक्षय जी, आपका ढेर सारा स्वागत है। मां अहिल्या की नगरी में एक नवाचार करने के कारण आज आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू में बैठे हुए। गोबर के गणेश जी आपने तैयार की है, पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे आपके दिलो दिमाग पर आया, छाया, आपने इसको लेकर स्टडी की और शुरुआत कर डाली? लॉकडाउन के समय हमारी गौशाला संचालन में हमको बहुत दिक्कत हुई जी। क्योंकि चारे की भूसे की दुकानें सब बंद हो गई थी जी। हमारा जो गोबर फेंकना था वो बंद हो गया था जी। हमें बहुत तकलीफ आ रही थी गौशाला संचालन में जी। उस टाइम हमने फिर सोचा कि क्या करें। तब हमने गौ सेवा विभाग इंदौर से संपर्क करा। जी। उन्होंने हमारा भूसे की प्रॉब्लम सॉल्व करी। पहले तो उन्होंने भूसे का ट्रक डलवाया तो गोबर का प्रॉब्लम वो भी सॉल्व नहीं कर पाए। तब हमने सोचा कि गोबर का कुछ ना कुछ यूटिलाइज किया जाए। तब हमने सोचा क्या करें। कंडे बनाएंगे तो सुखाने की दिक्कत है, गोबर की लकड़ी बनाएंगे तो उसको बेचेंगे कहाँ। तब हमने सोचा कि गणेश उत्सव आ रहा है, क्यों ना गोबर के गणेश जी बनाए जाए। लॉकडाउन में मैंने वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते हुए देखा था कि नागपुर में एक संस्था गोबर गणेश बना रही है, उसे गोमय गणेश भी कहते हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना अपन भी गोबर के गणेश जी बनाए। तो अपने पास हमारी गौशाला में सब देशी गाय है, तो देशी गाय के गोबर का महत्व बहुत उच्च रहता है। ऐसा कहते हैं कि गोमय वस्ते लक्ष्मी। ओके। गोबर में लक्ष्मी का वास है। बिल्कुल सही। इस पे एक कथा भी है जी। आप कहेंगे तो मैं बाद में सुनाऊंगा। बताइए ना, अभी बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ज्ञान जो मिल जाए उसे प्राप्त कर लिया जाए। जी। समुद्र मंथन के समय कामधेनु गौ निकली थी। जी। तो जब कामधेनु गौ निकली तो सभी देवताओं ने उसे पवित्र बनाने के लिए उसमें अपना स्थान बिल्कुल सही ग्रहण करा। जी। तो लक्ष्मी जी लेट हो गई थी। जी। तो बहुत ही रोचक कथा है। बिल्कुल सही कहा। लक्ष्मी जी लेट हो गई थी तो बाकी सभी देवताओं ने तो गौ माता के अपना स्थान ले लिया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन लक्ष्मी जी के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब लक्ष्मी माता ने पूछा कि मैं गौ माता से कि मैं आपके अंदर कहाँ स्थान ग्रहण करूँ। गौ माता ने कहा कि सारा स्थान, मेरा पूरा शरीर तो देवताओं ने ले लिया है, एक हो गया, अब गोबर बचा है। बिल्कुल। तो गौ माता ने गोबर में ही अपना स्थान लिया। बिल्कुल। महालक्ष्मी जी गोबर, इसलिए कहते हैं कि घर में गोबर का लेप करना चाहिए। लक्ष्मी का वास रहता है। लक्ष्मी का वास रहता है। बिल्कुल सही कहा। और ये कथा वाकई सर्वविदित है। और आप जैसे युवा के मुंह से एक बार हमने ये कथा को वापस हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं यही बात जो है लोगों के दिलो दिमाग पर भी घर कर जाएगी। लेकिन गोबर के गणेशी बनाने का जो प्रकल्प आपने हाथ में लिया है, कितनी संख्या में अभी तक आपने गोबर के गणेशी, गोमय गणेशी तैयार की है? गोमय गणेश जी हमने लगभग 3000 संख्या में तैयार करे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम तैयार नहीं कर पाए। हमारा लक्ष्य 5000 का था। लेकिन समय अभाव के कारण हम तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जस्ट 1 महीने बाद गणेश जी है। 22 अगस्त को गणेश जी बैठ रहे हैं, तो समय कम मिला हमें। दूसरा, इसकी तैयारी भी हमको करना पड़ी। सांचा हमको नहीं मिल पाया था समय पे, क्योंकि लॉकडाउन था, जा नहीं पाते कहीं पे। तो इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें आई। प्रक्रिया की बात करें तो किस तरह गोबर के गणेशी तैयार किए जा सकते हैं? यूँ कहे कि उसे बनाने की, क्योंकि गोबर को बांधना बड़ा कठिन कार्य कहलाता है। गोबर को समेटना तो आसान है, लेकिन उसको बांधे रखना, उसको सहेजना, उसको एक आकृति देना, एक प्राकृतिक रूप से उसको तैयार तो किया है, लेकिन भगवान स्वयं ईश्वर की आकृति देना कैसे संभव हो पाया? बहुत ही दुस्साह कार्य था जी। और इसे बनाना भी बहुत कठिन है। अपन सोचे कि अपन बना ले घर में, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले गोबर को सुखाया जाता है। जब गोबर सूख जाता है तब उसे पीसा जाता है। पीसने के बाद उसे फिर हम बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आती है। जैसे चीहे का पाउडर आता है, चावल का आटा आता है, मैदा लकड़ी आती है। गोबर को पाने के लिए बहुत सारी औषधियाँ रखती है। गोबर का गुण है कि जब वो सूखता है तो वो फटता है, प्लस उसमें गैस बनती है। तो गैस बनने के लिए गैस अपना स्थान बनाती है निकलने के लिए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। जब हमने इसकी स्टडी करी तब हमको समझ में आया कि यार ये प्रॉब्लमें आ रही है, तो उसका हमने सॉल्यूशन ढूंढा। तो इसमें हमारे गौ सेवा विभाग इंदौर के विश्वास जी शर्मा, नीरज जी मित्तल, मनोज जी तिवारी आदि ने बहुत सहयोग करा। गोपाल जी का सहयोग रहा, गोपाल जी अग्रवाल छावनी वाले। तो इस प्रकार इन सब के सहयोग से हम इस कार्य को करने में सफल रहे। आपके साथ कितनी बड़ी टीम काम कर रही है गोमेव गणेश जी को तैयार करने के लिए, प्रतिमाएं तैयार करने के लिए? क्योंकि आपकी एक युवा सोच ने हमारे इंदौर शहर के लिए तो एक बड़ा नवाचार और एक नया संदेश
देने की कोशिश की है। मैं तो बहुत अभिभूत हूँ। जैसे ही मैंने सुना कि गोमेव गणेश जी, वो भी अक्षय जी के द्वारा तैयार किए गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र के बड़े लीडर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अभिभूत होंगे आपके कृतित्व को देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की प्रतिक्रिया आई है सब तरफ से? सबसे पहले तो माननीय बीजेपी के माननीय महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री जी, कैलाश श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश जी विजयवर्गीय, उन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, क्योंकि जब वो यहाँ पे गौशाला में आए थे लॉकडाउन के समय, तब उन्होंने हमने ये कॉन्सेप्ट उनको बताया था। तब उन्होंने कहा कि ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है और इसे बृहद स्तर पे करना चाहिए। हम सोच रहे थे कि 200-250 मूर्ति बनाएंगे, तब उन्होंने हमको संबल दिया। उन्होंने कहा कि इससे कम से कम 3000-5000 मूर्तियाँ निर्माण करना चाहिए, और उन्होंने ही लगभग 100 लोगों की टीम हमको प्रोवाइड करी। 100 लोग भी वो थे जिन्हें लॉकडाउन के कारण काम नहीं मिल रहा था, जो बेरोजगार हो चुके थे। उन लोगों ने फिर मिलकर, उन लोगों के साथ मिलकर हमने गोमेव गणेश जी का निर्माण करा। इस कार्य में आकाश जी विजयवर्गीय, रमेश जी मेंदुला आदि का भी बहुत अनुभूत सहयोग रहा। जैसे कि देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, और कहीं ना कहीं आपके क्रिएशन ने 100 लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया। एक ऐसे 100 मूर्तिकार आपने तैयार कर दिए, जो इस बार तो 3000 प्रतिमाएं गणेश जी की बनाई चुके हैं। मुझे लगता है आने वाले नवरात्र में भी नवरात्र में गोबर की भी मूर्तियां, प्रतिमाएं देखने को मिल सकती है, और लोग अपने घरों में उन्हें स्थापित कर सकते हैं। इसका पर्यावरणीय दृष्टिकोण एक बहुत बड़ा है, जिसे लेकर गैर सरकारी संस्थाएं, यूँ कहे सरकारी संस्थाएं लगातार वर्षों से बड़े बड़े अभियान चलाती है। प्रशासनिक स्तर पर कठोर कार्रवाई तक की जाती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्ति ना बनाई जाए, भगवान को प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना बांधा जाए, जिससे 10 दिन की पूजा के बाद में कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ा ही प्रतिमाओं के साथ दुर्व्यवहार देखा जाता है। यही पूरा सीख था। मैं आपसे सहमत हूँ। पीओपी की मूर्ति की खासियत है, खासियत बोले या फिर उसका नेगेटिव पॉइंट बोले, वो कभी अपना आकार नहीं छोड़ती है। बिल्कुल सही। आप उसको 10 दिन, 10 महीने, 10 साल भी पानी में पटक के रखो तो कभी घुलेगी नहीं, वो कभी घुलेगी नहीं। मिट्टी में गाढ़े हो गए तो वो मिट्टी को पंचर कर देगी। बिल्कुल सही। प्लस उनमें केमिकल रंगों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही। जो जीवों के लिए, हाँ, पानी में रहने वाले तालाबों में, इसी कारण गवर्नमेंट ने उसे पानी में विसर्जित करने से बैन करा है। बिल्कुल। तो मोदी जी ने एक योजना चालू करी है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अच्छा। उसका कार्य ही ये है कि वो गौ सेवा और गौ से जितने भी उत्पाद हम बना सकते हैं, बिल्कुल सही, उन सब का संवर्धन करे, उन्हें आगे बढ़ाए। देखा गया है कि आपने तो सिविल इंजीनियरिंग किया। सबसे खास बात यह है कि पिता विजय कुमार जी मित्तल की सीख, जब आपने चर्चा के दौरान हमको बताया कि सच्चरित्र विद्यालय आपके द्वारा संचालित किया जा रहा था, आपके पिताजी के द्वारा। आप उसी स्कूल में पढ़े, क्योंकि पिता की सोच थी कि मेरा बेटा यदि इस स्कूल में पढ़ेगा तो ही स्कूल अच्छा माना जाएगा, और आप पूरे समय 12वीं तक वहाँ पढ़े। सिविल इंजीनियरिंग आपने किया संघ इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अचानक आपने पूरा अपना जो युवावस्था से ही सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में, आखिर कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा मिली कि जब युवा अवस्था में लोग लंबी बड़ी उड़ान भरने की सोचते हैं, और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ज़मीन पर रखा और उन मार्गों को सुनिश्चित किया, तय किया कि मुझे इन क्षेत्रों में कार्य करना है? कैसे संभव हो पाया? कहते हैं कि जो देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैंने बचपन से कैलाश अंकल, माननीय कैलाश अंकल, रमेश अंकल, पापा विजय जी, इन सभी को धार्मिक कार्यों में ही अग्रसर देखा है और समाज सेवा में अग्रसर देखा है। बिल्कुल सही कहा। तो इन्हीं देखकर मैं सीखा हूँ, और बचपन से उनके साथ में रहा हूँ, तो समाज सेवा का असर बचपन से रहा है। बिल्कुल सही कहा। बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, और शाखा जाता था, घोष टोली में रहा, घोष का नगर कारवा रहा। छोटे जब छोटा था तब नगर कारवा था मैं। मतलब जो छोटे बच्चों की शाखाएं लगती है बाल स्वयंसेवकों की, वहाँ पर पूरा नगर का कार्य में देखता था। बहुत उपलब्ध। उसके बाद में जिला कारवा रहा, मतलब जिला टोली सदस्य रहा, और अभी भी मैं जिला टोली सदस्य हूँ। और कारवा पढ़ते क्या, बिल्कुल पढ़ाई, एजुकेशन हुई। एजुकेशन के बाद मैंने जीआरई टोफेल दी, और उनको क्लियर करा। फिर फॉरेन जाने वाला था, लेकिन पिताजी बोले कि यार फॉरेन जाएगा तो वापस नहीं आएगा। बहुत सही बात बोले। तो उन्होंने जाने नहीं दिया। उसके बाद फिर समाज सेवा में लग गए। विजय कुमार मित्तल जी अपने आप में समाज सेवा में अपने आप को झोंक के रखने वाले ऐसे आपको पिता मिले, उनसे आपको सीख मिली, संस्कार मिले, और आप इतनी छोटी सी आयु में, महज आपकी 30 साल की उम्र है, लेकिन आपके विचारों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई हमारे शहर में जो आगामी नेतृत्व जो मिलने वाला है हम लोगों को, आपके सामाजिक कार्यों के माध्यम से, आपके धार्मिक आयोजनों के माध्यम से,
अभिभूत कर देने वाला। आप कौन कौन सी संस्थाओं में अभी लगातार सक्रिय हैं? नेतृत्व तो मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल क्योंकि सही। मैं कभी राजनीति में रहा नहीं और ना राजनीति में लेकिन जाऊंगा। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी एक लीडरशिप तो होती है, क्योंकि हाँ। जरूरत इसकी है। पॉलिटिक्स में तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन आप जैसी शख्सियत जो है पॉलिटिक्स के इतने करीब होके इतने अच्छे सकारात्मक ऊर्जा देने वाले सेगमेंट से जुड़े हुए, जी। इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे थे भाई कि आपको ये सीख और प्रेरणा कैसे, कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं एक कौन स्वयंसेवक से हूँ। कौन हाँ जी, कंटिन्यू करिए। सबसे पहले तो मैं एक स्वयंसेवक हूँ, जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और वो हमेशा जीवन भर रहूँगा, आजीवन रहूँगा। बिल्कुल सही। इसके अलावा मानस गंगा सत्संग समिति में मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जी जो धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। जी सार्वजनिक श्री साईनाथ मंदिर समिति में कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जी जो सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही है। जी। अन्नम रक्षामा योजना में मैं सक्रिय सदस्य हूँ। बहुत महत्वपूर्ण कार्य। हाँ, जी साईनाथ गौ सेवा केंद्र में सदस्य हूँ। जी इनके अलावा हमारी जो समाज है, जी अग्रवाल समाज, जी। उस संस्थाओं में भी मैं सक्रिय हूँ। अग्रमिलन हमारी एक सोसाइटी है, कपल्स ग्रुप है, जी उसमें मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। इसके अलावा श्री अग्रवाल सांस्कृतिक मंच जी। नंदानगर में ही हमारा अग्रवाल लड़कों का ग्रुप है, ग्रुप है, कपल्स ग्रुप है। कपल्स ग्रुप भी बोल सकते हैं और ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो प्रोग्राम करते हैं जी। वो पूरे परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो उसमें भी मैं सदस्य हूँ। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल के रूप में हम तो यही कहेंगे कि बात आती है जब कुछ अच्छा सत्कार्य करने की, सकारात्मक कार्य करने की, गौ सेवा करने की, या समाज के लिए काम करने की, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने की, तो जी आम दिनचर्या में कहा जाता है कि अभी तो बहुत उम्र है और बाद में हम जाके कुछ अच्छा काम भी जी। करेंगे, अभी तो हमें केवल अपने आप को सक्षम करना है, यानी केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। जी लेकिन आप जैसा युवा जब अपने उम्र के शुरुआती दिनों में सारे उन सत्करों में जुट चुका है, जी तो आप आज के युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि नहीं भाई, अच्छे कार्य, सकारात्मक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, या यूँ कहें कि सेवा के कार्य जी। आप उम्र के इसी पड़ाव में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते? बचपन में मैं दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ माँ कंकेश्वरी देवी जी की कथा सुनने जाता था। अच्छा अच्छा। उसका एक वाक्य मेरे दिल में बैठ गया था। ओके। उन्होंने कथा में कहा था कि अगर आप बुढ़ापे में पूजा करोगे जी तो कैसे करोगे? जी जवान हिलेगी नहीं तो भगवान का नाम कैसे लोगे? बिल्कुल सही कहा, लड़खड़ाएगी तो राम नाम कैसे निकलेगा? बिल्कुल। राम की जगह मरा भी निकल सकता है। बिल्कुल सही कहा, दिखेगा नहीं तो भगवान के दर्शन कैसे करोगे? सही बात, चल नहीं पाओगे तो तीर्थ यात्रा कैसे करोगे? बिल्कुल सही बात, हाथ चलेंगे नहीं तो समाज सेवा कैसे करोगे? कार्य कैसे करोगे? बिल्कुल सही कहा, उसी टाइम से मैंने ठान लिया था कि ये बुढ़ापे में देखेंगे, बिल्कुल सही। अपन अभी से इस कार्य में जुट जाएंगे। आपका सीख, आपका संदेश और आपके गोमेव गणेश जी बहुत अभिभूत कर रहे हैं, लेकिन समय हर चीज़ को बोलता है, थम जाओ, समय हो चुका है। जी। द प्राइम टॉक स्पेशल सेगमेंट में आपने बातचीत की, हमने आप ही से प्रेरणा ली और एक कार्यक्रम का नाम दिया है नवाचार। आप जी। इसका पहला गेस्ट के रूप में हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे भी इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए जी नमस्कार।